Hello everyone, welcome back to the channel. So, continuing the video series that is related to the process of translation in prokaryotes. prokaryotes के अंदर जो है ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसको हमने जो है पार्ट 1 के अंदर कवर किया था, जिसके अंदर हमने इनिशिएशन पार्ट और इलोंगेशन पार्ट को डिस्कस किया था। इलोंगेशन की जस्ट स्टार्टिंग हुई थी, हमने वेरियस इलोंगेशन फैक्टर्स को डिस्कस किया था और उनका रोल क्या होता है ट्रांसलेशन में, उनकी हमने बात की थी। और जैसा कि आप जानते हैं, आप जो है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस जो कि रेप्लिकेशन से रिलेटेड है, जो ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है, आप उनको ज़रूर देख कर आइए। उनमें मैंने जनरली ये बात बताई है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन के टाइम पर क्या होता है कि अगर कोई एरर हुआ है, फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज से, ओके, या फिर आरएनए पॉलीमरेज से, तो उसमें क्या होता है इलोंगेशन के दौरान जो है वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो है वो जनरली देखने को मिलती है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है हम पहले से जान चुके हैं और आज दोबारा हम देख लेंगे। तो जनरली क्या होता है, बहुत सारे तरीक़ों से जो है एरर जो होता है उनको सुधारा जा सकता है। वेरियस मैकेनिज्म्स जो प्रेजेंट है ट्रांसलेशन के अंदर, जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने आपको जो रॉ मशीनरी वाला पार्ट था, रॉ मटेरियल वाला पार्ट था ट्रांसलेशन का, उसमें मैंने अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम का स्ट्रक्चर बताया था। जनरली क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कंसिस्ट होता है 2 पॉकेट्स का बना हुआ। एक जो पॉकेट होती है जिसे हम कैटालिटिक पॉकेट बोलते हैं, और दूसरी जो पॉकेट होती है जनरली वो क्या होती है, वो एडिटिंग पॉकेट होती है। तो एडिटिंग पॉकेट के अंदर क्या होता है, एरर को सुधारा जाता है। अगर कोई अमीनो एसिड जो कि टीआरएनए के साथ फिट होने वाला नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो उसको जनरली उस एडिटिंग पॉकेट जो है उसके अंदर ही जो है वो सुधार दिया जाता है, उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। अगेन एक और प्रोसेस देखने को मिलती है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटर न्यूक्लियोटाइड टीआरएनए में। इसको हम डायग्राम से देखने वाले हैं। देन कोडोन और एंटी कोडोन इंट्रैक्शन, जनरली कोडोन एंटी कोडोन इंट्रैक्शन क्या होता है पार्ट 1 में मैं बता चुकी हूँ। तो इनके टाइम इंट्रैक्शन के टाइम पे अगर कोई एरर होता है तो उसे जो है वो जनरली आइडेंटिफाई करके रिमूव कर दिया जाता है। और एट लास्ट एक डिकोडिंग सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें, 16S rRNA में, दैट इज इन केस ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ओके, तो उसमें एक सेंटर होता है और उस सेंटर की खास बात क्या है वो हम देखने वाले हैं। प्लस इट हैज़ 2 कंजर्व्ड एडेनिन रेसिड्यूज इसमें पाए जाते हैं। जैसा कि अब अगर हम देखें डायग्रामेटिकली, हम इसे देखें, सो दिस इज योर स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, 16S rRNA यहाँ प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ आपका tRNA विद द अमीनो एसिड फिनाइन एलेनिन आके बैठा है। ओके, यहाँ जो है वो इसका क्या है, ये इसका कोडोन है mRNA का, और इसके अपोजिट जो है वो क्या है, अपोजिट जो होंगे वो क्या होंगे, वो एंटी कोडोन जो है जनरली प्रेजेंट होंगे। ए रेसिड्यूज़, एडेनिन के जो रेसिड्यूज़ हैं उनकी हमने बात करी थी कि जो आपका डिकोडिंग सेंटर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन के रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो इस पर्टिकुलर ए सेंटर को जो है वो क्या कहा जाता है, डिकोडिंग सेंटर कहा जाता है। प्रोसेस जनरली कैसे होती है, अब देख सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर डायग्राम, जैसे कि जो है वो क्या है, फिनाइन एलेनिन आया है अलोंग विद द इलोंगेशन फैक्टर टी आके जो है यहाँ पर इसने जो है अपनी पोजीशन ली। नीचे आपके जो है कोडोन प्रेजेंट है यू एंड जो आपकी कोडोन्स हैं उनके साथ इनका इंटरेक्शन होगा। ओके, सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, इंटरेक्शन के टाइम पे अगर कोई गड़बड़ होती है उसे रिमूव कर दिया जाता है। और ठीक है, चेकिंग तो हो गई, ठीक है। जैसे कि अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें, रेप्लिकेशन में जनरली जो प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी है वो डीएनए पॉलीमरेज के पास ही होती है। डीएनए पॉलीमरेज की उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। लेकिन इसके अलावा भी एक और मशीनरी काम करती है, जो कि अगर मान लो इसने एरर निकाल दिया, फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या गलती डीएनए पॉलीमरेज ने रियल में सही कर दी कि नहीं करी, तो पीछे से क्रॉस चेक करने जो है एक और मशीनरी एक्टिव होती है, जिसे कि हम मिसमैच रिपेयर मशीनरी के नाम से जानते हैं। तो अगेन सेम केस हियर, यहाँ क्या होता है, टीआरएनए जो है वो क्या है, वो क्रॉस वेरिफिकेशन का काम करता है। ये हमारा 16S rRNA है जिसके ऊपर आपके एंटी कोडोन्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ये हमारा mRNA है जिसके ऊपर कोडोन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडिटिंग, और वी कैन से द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। ओके, सो ये हमारा केस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चले,
दैट इज़ इलोंगेशन के फर्दर स्टेप्स के अगर हम चलें, हमारी सिचुएशन अब कैसी है, दैट इज़ आपका एफ मेट मिथ्योनिन जो है वो इस पोजीशन पर प्रेजेंट है। देन आपका जो इलोंगेशन फैक्टर टी यू है वो इसको भी ले आया था, दैट इज़ फिनाइल एलानिन को जो है वो भी इन्होंने यहाँ पे लाके सिचुएट कर दिया। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रक्चर, हमने जब राइबोसोम के स्ट्रक्चर पढ़े थे उसमें हमने देखा था और जो मैंने बात की थी कि यहाँ जो है वो एक 23S rRNA प्रेजेंट होता है। इसकी क्या खास बात है, इसके पास पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। ओके, और ये जो एप का जो एरिया है वो क्या है, वो आपका है फैक्टर बाइंडिंग साइट, दैट इज फैक्टर बाइंडिंग साइट FBS। इनका काम क्या है, अभी देखो कोडोन और एंटी कोडोन जो इंटरेक्शन है जो होना था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रूफ रीडिंग वो सक्सेसफुल हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं एडिटिंग वेडिटिंग पॉकेट में, ठीक है, कोई गलती अब नहीं बची है। देन क्या होता है जनरली EFTU इलोंगेशन फैक्टर TU जो है वो क्या करता है, एसोसिएट विद GTP के साथ एसोसिएट रहता है, वो इंटरैक्ट विद FBS। तो यहाँ पर जो है वो आपका इलोंगेशन फैक्टर TU प्रेजेंट है, यहाँ पर आपकी फैक्टर बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, और फैक्टर बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर इन दोनों का क्या है, इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये जो है इनके बीच में एज अ रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कन्फर्मेशनल चेंज जो है जनरली पीछे भी हमने बात की कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन के कारण जो है वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर आ जाते हैं तो उन्हें जो है कन्फर्मेशनल चेंज कहा जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो GTP है जो कि इलोंगेशन फैक्टर TU के साथ जुड़ी हुई थी वो हाइड्रोलाइज हो जाएगी, इसके साथ अब GTP ना जुड़ के GDP जुड़ जाएगा और ये अब रिलीज हो जाएगा, इसका काम खत्म, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो 23S rRNA था जिसके पास पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी थी, अब उसका एक्टिवेट होने का टाइम आ गया है कि भाई एक का काम खत्म, अब हम काम पर लग जाते हैं। सो ये सिचुएशन जो है जनरली बन जाती है। देन स्टेप वाइज अगर हम देखें सो ये सिचुएशन जो है वो फिलहाल है, दैट इज़ आपके जो है वो क्या है, इलोंगेशन फैक्टर TU जो है वो बाहर जा चुके हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो है 23S rRNA जो है वो एक्टिव हो चुके हैं, दोनों आपके जो है tRNA अलॉन्ग विद द अमीनो एसिड सिचुएटेड हैं। अब क्या होता है, इनके बीच में जो है वो इंट्रैक्शन तो हुआ फैक्टर बाइंडिंग के साथ, वो हो चुका है, इनके बीच में जो है वो क्या है, वो एक बॉन्ड बनने देखने को मिलता है। वो बॉन्ड क्या होता है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। फैक्टर बाइंडिंग साइट पे स्पेशली अगर हम देखें तो इलोंगेशन फैक्टर G जो कि GTP से एसोसिएटेड है उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, कन्फर्मेशनल चेंज आ जाते हैं और एज अ रिजल्ट mRNA जो है वो 3 कोडोन से शिफ्ट कर लेता है। यहाँ ये सिचुएशन है, जनरली क्या था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, EFTU GTP रिलीज हो चुका है, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स, और क्या हो जाता है, अगर हम बात करें यहाँ आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनने के कारण क्या होता है, जो ये इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, इलोंगेशन फैक्टर G की कन्फर्मेशनल चेंज देखने को मिलते हैं, और ये जो आपकी सिचुएशन है अब ये सिचुएशन चेंज होने वाली है, इनकी पोजीशनिंग चेंज होने वाली है, जैसा कि आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं। इलोंगेशन फैक्टर G जो कि GTP से एसोसिएटेड है, ये किसका काम करता है, ये ट्रांसलोकेशन का काम करता है। जैसा कि स्टार्टिंग में जब हमने इलोंगेशन फैक्टर पढ़े थे तब भी हमने ये चीज़ देखी थी। तो ट्रांसलोकेशन जो है जनरली क्या हुआ कि ये जो है अमीनो एसिड विद tRNA जो यहाँ था अब ये शिफ्ट होके इधर आ चुका है, पेप्टाइड बॉन्ड इनका अभी भी कंफर्म है। ओके, एंड ये जो कि अनचार्ज्ड tRNA है अब ये बाहर निकलने को तैयार है, बिकॉज अब इसका कोई काम नहीं बचा है। सो ये जो सिचुएशन जो है वो क्या हुई है, आप एट द टाइम ऑफ इलोंगेशन जो है वो आपको देखने को मिली है। इतने स्टेप्स जो है क्लियर होने के बाद में लास्ट हमारा आता है द स्टेप दैट इज़ द टर्मिनेशन इन केस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। टर्मिनेशन में अगेन जैसे कि हमने बात करी इनिशिएशन में इनिशिएशन फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं और इलोंगेशन में इलोंगेशन फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, ऐसा ही यहाँ कुछ फैक्टर्स होते हैं उन्हें टर्मिनेशन फैक्टर्स ना कह के रिलीज फैक्टर्स कहा जाता है। रिलीज फैक्टर 1, 2 एंड 3 जो कि GDP से एसोसिएट होते हैं
और टर्मिनेशन में हेल्प करवाते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इनका होता है रिलीज फैक्टर्स का। और जनरली क्या है, GGQ ऐसा एक सीक्वेंस जो है वो इनके पास प्रेजेंट होता है, जिसे कंजर्व्ड रीजन जो है वो जनरली कहा जाता है। अगर हम बात करें अब सिचुएशन की कि क्या सिचुएशन बन रही है, देखिए क्या है आपका फिनाइल एलानिन और कुछ कुछ पार्ट आपका जो है वो क्या है, अब आपका प्रोटीन पेप्टाइड चेन जो है वो बनने लगी है। यहाँ ये ऑलरेडी प्रेजेंट था, ओके, अनचार्ज्ड टीआरएनए इज ऑलरेडी प्रेजेंट हेयर। अब टीआरएनए विद फिनाइल एलानिन और विद पेप्टाइड चेन यहाँ प्रेजेंट है और आपकी फैक्टर बाइंडिंग साइट यहाँ प्रेजेंट है, अभी मतलब इसका रोल बाकी है। और आपका रिलीज फैक्टर यहाँ आ चुका है, इसको खाली जगह मिल गई। खाली जगह मिलते ही जस्ट आफ्टर द इलोंगेशन, तो अब ये जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ आके बैठ जाएगा। अब UAA इसको देखिए आप, व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज नॉन सेंस कोडोन या फिर स्टॉप कोडोन। सो ये जनरली ये जो कोडोन होते हैं वो टीआरएनए, किसी भी तरीके के टीआरएनए के द्वारा पहचाने नहीं जाती। ओके, सो देयरफॉर ओनली रिलीज फैक्टर ही जिसको जो है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ऐसा क्यों हुआ, रिलीज फैक्टर आके ही यहाँ क्यों बैठा जनरली। ओके, टीआरएनए भी तो आ सकता था अमीनो एसिड को लेके, लेकिन वो नहीं आ सकता क्योंकि उसको इसका एड्रेस ही समझ नहीं आया कि ये चीज़ क्या आ गई, मुझे यहाँ नहीं बैठना, ठीक है, ये कोडोन मेरे समझ नहीं आ रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट यहाँ कौन आता है, यहाँ रिलीज फैक्टर आ जाते हैं। रिलीज फैक्टर की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें, जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो ये एक GGQ मोटिव का एक कंजर्व्ड सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट होता है। ये FBS के साथ इंटरेक्ट करने का काम भी करता है। एज अ रिजल्ट ये 23S RRNA को एक्टिवेट भी करता है और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड अगेन बन जाता है। सिचुएशन अगर हम देखें यहाँ पर जो है कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, दैट इज़ क्या हुआ, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड जो था जो बना था, ये रिलीज हो चुका है। ओके, ये जो है अलोंग विद दैट अनचार्ज टीआरएनए बन चुका है, ये भी आपका अनचार्ज टीआरएनए है। और यहाँ पर पेप्टाइड जो है हमारा बन चुका है। अब हमारा मेन मकसद क्या है, हमें इस मशीनरी को डिसइंटीग्रेट करना है, हमें और प्रोटीन नहीं बनाने हैं भाई। ओके, सो फॉर दैट आपका जो काम करता है यहाँ पे जो है रिलीजिंग फैक्टर जो आपका थर्ड है, वो जनरली जो कि JDP से एसोसिएटेड होता है, ये इंटरेक्ट करता है फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ। दिस इज योर फैक्टर बाइंडिंग साइट। ओके ओके, एज अ रिजल्ट अगेन क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। सारे रिलीज फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं कि भाई अब रिलीज फैक्टर्स तुम भी जाओ, तुम्हारी कोई भी ज़रूरत जो है जनरली नहीं है। सो अगेन रिलीज फैक्टर्स जो है वो यहाँ से जा चुका है। दीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, लेकिन इनको जो है वो कैसे जाना है वो भी हम देखेंगे। देन अब हमारा मेन काम आता है, दैट इज द राइबोसोम रिलीज फैक्टर्स RRF। अब इनका क्या काम है, सो ये जो है वो किसकी हेल्प लेते हैं, ये इलोंगेशन फैक्टर G जो है, जो कि GTP बाउंड है, उसकी हेल्प लेते हैं। ये यहाँ आके बैठ चुके हैं, इनको खाली जगह मिल गई, रिलीज फैक्टर्स तो निकल गए, तो ये यहाँ आके सिचुएट हो जाते हैं। अगेन क्या होता है, आफ्टर रिलीज फैक्टर्स एक्टिविटी A साइड जो होती है वो RRF ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अलोंग विद दैट क्या होती है, एलोंगेशन फैक्टर G की एक्टिविटी जो है वो होती है, जो कि FBS के साथ इंटरेक्शन करवाने का काम करता है। और एज अ रिजल्ट आपको ट्रांसलोकेशन देखने को मिलेगा। अगेन ट्रांसलोकेशन इन मीन्स यहाँ जो आपके RRF थे अब वो शिफ्ट होके यहाँ आ चुके हैं और आपका एक जो अनचार्ज TRNA है वो रिलीज हो चुका है, केवल एक बचा है। ओके, दैट इज़ द केस। और RF जो है आपका, RRF जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, अब वो P साइट के ऊपर जो है जनरली क्या है प्रेजेंट है। और वो क्या करता है, वो करता है डिसोशिएशन का काम टू सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम, दैट इज़ द लार्ज वन एंड द स्मॉल वन, कि भाई अब तुम भी जाओ, तुम्हारी मशीनरी की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आए थे, ओके वेल डन, प्रोटीन तुमने बना दिया, हेल्प कर दी, बट नाउ अब हमें प्रोटीन नहीं चाहिए, तो अब क्या होगा, इनका डिसोशिएशन भी आपको देखने को मिलेगा। एंड एट लास्ट काफ़ी बार जो है कंपटीशन एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं, कि क्या चीज़ जनरली जो है वो अगर हम इंट्रोड्यूस करें, फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स की बात चल रही है, प्रोकैरियोट्स में कौन आता है, सपोज दिस इज़ अ बैक्टीरियल कल्चर। ओके, अब बैक्टीरियल कल्चर में अगर मुझे जो है वो ट्रांसलेशन को रोकना है, कि मुझे बैक्टीरिया को कहना है कि भाई तुम्हें प्रोटीन नहीं बनाने, सो
जनरली क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन जो है एक एंटीबायोटिक है जो ई साइट को अफेक्ट करती है और स्मॉल सब यूनिट 30S को जो है वो अफेक्ट करती है, जो कि 30S में प्रेजेंट होती है, ए साइट आपकी उसको अफेक्ट करती है। देन एरिथ्रोमाइसिन अफेक्ट्स या ब्लॉक्स द पेप्टाइड एग्जिट ग्रुप, कि अगर प्रोटीन बन भी गया तो वो पेप्टाइड जो है उसे बाहर नहीं जा पाएगी ग्रूव से। ओके, दैट विल बी द केस। और क्लोरमफेनिकोल जो है वो क्या है, इट इनहिबिट्स 23S rRNA एक्टिविटी, दैट इज जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी थी उसको इनहिबिट करने का काम जो है वो कौन करती है, ये वाली एंटीबायोटिक करती है। सो या दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन जो है हमने कम्प्लीटली और बहुत ही अच्छे से स्टेप वाइज जो है वो डिस्कस किया है, और अलोंग विद द डायग्राम्स एंड द फुल मैकेनिज्म्स एंड द रो मशीनरी। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है जनरली 10 और 20 मार्क्स में एग्जाम्स में आ जाता है। इन कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने सारी बातें कवर की हैं। सो वीडियो अगर पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।